everyone, welcome to SJI online class 7 सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर लेसन 5 फूल और कांटा। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ 5 फूल और कांटा पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता के रचयिता हरिओ सिंह उपाध्याय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी ने ये कविता जब लिखी है तो उन्होंने एक संदेश के रूप में हमें एक शिक्षा दी। तो वह शिक्षा क्या है तो उसको पहले समझ लीजिए कि उन्होंने बताया है कि व्यक्ति का जब जन्म होता है तो उसके परिवेश पर डिपेंड नहीं करता कि वह किस तरीके का है, वह किस परिवार से संबंधित है, उसके आसपास का वातावरण क्या है। मेन चीज उसकी होती है उसके कर्म और कर्तव्य, वही उसको इस संसार में प्रमुखता हासिल कराते हैं तथा उसको गौरवान्वित करते हैं। तो आइए बच्चों, आज मैं आपको हिंदी में पाठ 5 फूल और कांटा का सस्वर वाचन करते हुए तथा कठिन शब्दों का निवारण करते हुए इस कविता की व्याख्या को समझाती हूँ। इसको आप सभी लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो इस कविता का पहला पैराग्राफ है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। तो बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ 5 फूल और कांटा से अवतरित है। इस कविता के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी हैं। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस पद्यांश में लेखक ने बताया है कि एक ही पौधे में पुष्प और कांटे का जन्म होता है। तो इसकी व्याख्या समझिए, है जन्म लेते जगह में एक ही। जन्म का अर्थ यहाँ पर जीवन से संबंधित है, ठीक है। जन्म का अर्थ क्या है? जीवन। तो है जन्म लेते जगह में एक ही जगह में वे जन्म लेते हैं। एक ही पौधा उन्हें है पालता और एक ही पौधा में वह पालित होते हैं, अर्थात एक ही पौधे में उनका जीवन होता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। और रात्रि में जो चांद निकलता है वह उस पौधे पर फूल हो या कांटे हो उन पर एक समान ही चांदनी डालता है, ठीक है। इसके बाद पुनः इसको समझ लीजिए एक बार, है जन्म लेते जगह में एक ही। लेखक क्या कह रहा है कि जो पुष्प और कांटे हैं वह एक ही पौधे में मतलब एक ही जगह जन्म लेते हैं, एक ही पौधा उन्हें पालता है। रात में उन पर चमकता चांदनी, जो चांद चमक रहा है तो उसकी चांदनी एक सी ही अर्थात एक समान उन पर पड़ती है, एक ही समान वह उन्हें अपनी चांदनी प्रदान करता है। पैराग्राफ दूसरा इसमें है, द्वितीय पद्यांश क्या है बच्चों? मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं वही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। तो यहाँ पर बच्चों मेघ माने वहां पर उनका स्नेह से संबंधित है। बरसता एक सा ही उन्हें पालन पोषण मिलता है, एक सा ही स्नेह होता है, एक सी ही हवाएं हैं वही, और एक समान ही हवाओं का जो प्रवाह है वह उन्हें प्राप्त हो रहा है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, परंतु यह हमें सदैव क्या दिखलाता है कि ढंग उनके एक से होते नहीं। तो जो ये प्रक्रिया इसमें बताई जा रही है कि एक ही पौधे में पुष्प और कांटे लगे होते हैं, परंतु उनके ढंग अर्थात उनका जो तरीका होता है वह एक समान नहीं होता है। इसके बाद बच्चों इसको तो पहले आपने पहला पैराग्राफ अच्छे से समझा, दूसरे का पुनः मैं आपको अर्थ समझा रही हूँ, इसको समझिए फिर से। मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है वही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। में यहाँ पर आपको क्या स्नेह से बताया गया है कि स्नेह उन पर एक समान अर्थात जो प्रकृति का स्नेह है वह उन पे एक समान मिलता है, एक सी ही उन्हें हवाएं प्राप्त होती हैं, एक से
ही उनकी देख रेख होती है, परंतु वह क्या सदैव दिखला देते हैं? पुष्प और कांटे में यहाँ अंतर बताया जा रहा है बच्चों कि ढंग होने के एक से होते नहीं। जो पुष्प होता है वह सुगंधित होता है, पुष्प पूजा के लिए है, मालाओं के लिए है, सजावट के लिए प्रयोग, परंतु जो कांटे होते हैं वह क्या व्यक्ति को हमेशा तकलीफ ही प्रदान करते हैं। तो क्या कहते हैं कि एक जगह होने पर भी उनके ढंग हमें एक समान दिखाई नहीं देते हैं। इसी कविता का तीसरा पद ध्यान से बच्चों, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवशन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौरे का भी वेध देता श्याम तन। तो बच्चों इस पद्यांश में जो लेखक है वह क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि छेद कर काटा किसी की उंगलियां, जो कांटा है जब पुष्प लेने जाओ तो कभी कभी क्या होता है, वो कांटा जो हाथ में चुभ जाता है, तो भेद छेद कर काटा मतलब वो कांटा उंगलियों में छेद कर देता है तो तकलीफ होती है। फाड़ देता है किसी का वर वसन, वर माने सुंदर, वसन माने वस्त्र। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, उन पौधों में कपड़े जब बिध जाते हैं तो वह क्या होता है, उनसे वह सुंदर वस्त्र फट जाते हैं। किससे? कांटा में वस्त्र के लग जाने से। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, और कभी कभी जो तितलियां उन पे आती है मंडराती हुई प्रेम वश, तो पर कतर अर्थात पंख, कतर माने काट देते हैं, उन कांटों से उनके पंख जो है वह प्रभावित हो जाते हैं अर्थात छिद जाते हैं, कट जाते हैं। भौर का भी वेध देता श्याम तन, यहाँ पर भौर शब्द भौरे के लिए कहा गया है, श्याम तन मीन्स है उसका काला शरीर। तो कहते हैं कि भौर का भी वेध देता श्याम तन, जो भौरे का काला शरीर है वह उसको भी आच्छादित कर देता है अर्थात प्रभावित कर देता है, उसे तकलीफ उन कांटों से भी होती है। इसके बाद बच्चों इसको पुनः देख लीजिए एक बार फिर से। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का भी वेध देता श्याम तन। ऐसे पद्यांश में क्या बताया गया कि जो कांटे हैं उन कांटों से व्यक्तियों की उंगलियों में चुभने से उनको तकलीफ होती है, और जब वह पुष्प लेने जाते हैं तो उन कांटों में उनके वस्त्र जब बिक जाते हैं तो वह क्या होते हैं, सुंदर वस्त्र उनके फट जाते हैं। प्यार में डूबी तितलियों के पर कतर, और जो प्रेम बस तितलियां पुष्प पर मंडराती हैं वह अगर धोखे से उन कांटों में बिक जाती हैं तो उनके जो पंख होते हैं वह कतर जाते हैं। भौर का भी वेध देता श्याम तन, और जो भंवरा है वह जो उनपे मंडरा रहा है तो उन कांटों से उसका जो श्यामल शरीर है अर्थात जो उसका काला तन है, शरीर है, वह भी क्या होता है, दुखी हो जाता है, क्योंकि वह उसके शरीर में चुभ जाते हैं। इसके बाद बच्चों चौथा पैराग्राफ है, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों निराले रंग से, है सदा देता कली जी की खिला। अब यहाँ पर कांटों के बारे में बताया है और इस पद्यांश में क्या बताया जा रहा है, पुष्प की विशेषता क्या है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, पुष्प जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वह तितलियों को अपनी गोद में बैठाए हुए है। भौर को अपना अनूठा रस पिला, और जो भौरे हैं ऐसा लगता है जैसे वह पुष्प अपना अनोखा रस उन्हें पिला रहा है। निज सुगंधों निराले रंग से, है सदा देता कली जी की खिला, और जो पुष्प की सुगंध है तो वह निराले रंग से और अपने अनोखे रंग से वह व्यक्ति के मन को हर्षाता है अर्थात खुशी प्रदान करता है। सदा देता जी की कली खिला, और दूसरों को वह मन में अपार प्रसन्नता प्रकट कर देता है, क्योंकि पुष्प हमेशा किसके प्रेम के सूचक होते हैं, उनको देख करके मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। पुनः इसको देखिए, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों निराले रंग से, है सदा देता कली की जी खिला। तो इसमें क्या बताया गया है कि फूल जो है वह तितलियों को इस प्रकार मतलब जो पुष्प पौधे में लगा हुआ है ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वह तितलियों को अपनी गोद में खिला रहा हो।
भौरे अपना अनूठा रस पिला, और भौरे को ऐसा लगता है जैसे वह अपना अनोखा रस पिला रहा हो। निज सुगंधो निराले रंग से है सदा देता जी की कली खिला। और उसका जो मनमोहक स्वरूप है पुष्प का, उसकी जो सुगंध है, उसको देख करके क्या लग रहा है, जैसे वह व्यक्ति के जीवन की जो सुगंध है वह उससे जीवन उसका खुशहाल कर दे रहा है। इसके बाद बच्चों इस कविता का 5वां पैराग्राफ है, इसका पद्यांश का अर्थ देखिए। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सो होता सुरसीस पर। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो बच्चों इसको समझिए कि प्रस्तुत पद्यांश में लेखक क्या कर रहा है खटकता एक सबकी आंख में। एक ही पुष्प, एक ही जो आपका क्या पौधा है उसमें आपके फूल भी है और कांटा भी है, ठीक। तो है खटकता एक सबकी आंख में, उसी पौधे का एक जो कांटा है वह सबकी आंखों में क्या है खटकता है, अर्थात सबको वो है बुरा लगता है। दूसरा है सोहता सुरसीस पर, और उसी पौधे का जो पुष्प है सुरसीस अर्थात देवताओं का सिर, वह जो पुष्प है वह उनके सिर पर शोभायमान हो रहा है, क्योंकि वह पुष्प लेकर के हम भगवान को अर्पण करते हैं, उनको चढ़ाते हैं, तो क्या है उनके शीश पर सो रहा था, शोभायमान हो रहा है। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कसर मीन्स कमी। तो कहते किस तरह कुल की बढ़ाई, ऐसे कैसे आप उस पुष्प की जो बढ़ाई कर सकते हो कि जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। जब तक आप में कोई कमी होती है, यहाँ पर कांटे के जरिए बताया जा रहा है कि जब कमी होती है तो वह अपनी बढ़ाई कैसे कर सकता है, उसके द्वारा कुल की बढ़ाई कैसे हो सकती है जब तक उसमें कोई कमी अगर बाकी है। फिर से एक बार इसका अर्थ देख लीजिए बच्चों। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। कभी कहता है कि एक उसी पौधे का जो कांटा है वह सबको देखने में उनकी आंखों पे खटक रहा है, अर्थात सबको बुरा लगता है। दूसरा जो है पुष्प है, पुष्प वह सुरसीस अर्थात सुरमाने देवताओं के सिर पर वह शोभायमान हो रहा है। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, अगर वो सोचो कि पुष्प जिस पौधे में लगा उसकी बढ़ाई हो रही है तो उस बढ़ाई से उसकी बढ़ाई नहीं होगी, अर्थात कांटे की अच्छाई नहीं होगी, जब तक कि जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। जब तक कि उस व्यक्ति में या उस चीज में किसी चीज की कमी बाकी होती है तो वह किसी दूसरे को लेकर के अपने आप को श्रेष्ठ साबित नहीं कर सकता। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इस कविता के माध्यम से आप समझेंगे कि व्यक्ति की अच्छाई और बुराई किस तरीके से उसको श्रेष्ठ बना देती है। जैसे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी ने फूल और कांटा नामक कविता से हम सभी को बहुत अच्छी सीख दी है कि हमें पुष्प की भांति बनना चाहिए, अपने जीवन में अच्छाइयाँ लानी चाहिए और कांटे की तरह जो जीवन है उसको कभी भी आत्मसात नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। Good morning students, I welcome you all to the online classes of SGUI. In the last class we have completed our third chapter, that was fractions. Today we will be starting with our new chapter called decimals. Okay, so first question arises, what are decimals? Decimals are those fractions whose denominators are the multiple of 10. Okay, for example we could write 4 upon 10, or you could write 8 upon 100। मैंने बोला डेसिमल्स वो नंबर्स होते हैं जिनका जो जिनके ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर मल्टीपल ऑफ 10 होता है, ठीक है। तो इस 4 upon 10 को यू कैन राइट 0.4। क्यों? बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस आप देखोगे दैट इज 1। अगर नंबर ऑफ जीरोस 1 है तो ऊपर क्या करोगे, एक डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना होगा। और डिजिट काउंट कहां से करोगे आप, राइट हैंड साइड से डिजिट को काउंट करोगे, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे 8 upon 100 लिखा है, दैट मीन्स आपको ऊपर 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाना है और डिजिट्स काउंट कहां से करनी है,
राइट हैंड साइड से डिजिट काउंट करनी। तो आप यहाँ पे 8 लिखोगे और हमें चाहिए 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल, लेकिन यहाँ पे डिजिट तो एक ही है, तो एक और डिजिट बनाने के लिए यहाँ पे एक आप 0 लिखोगे और उसके बाद डेसिमल लगाओगे और यहाँ पे 0 लिख दोगे। ठीक है, आप 0.4 को आप 0.4 भी लिख सकते हो ना। इसी तरीके से आप 0.08 को 0.08 भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब कि डेसिमल के पहले जो 0 है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इट्स जस्ट फॉर द शेप की इट लुक्स गुड, है ना, देखने में वो ठीक लगता है, दैट्स व्हाई। तो आपको दिमाग में क्या रखना है, यू हैव टू मार्क डेसिमल बाय लुकिंग एट द नंबर ऑफ जीरोस इन द डिनोमिनेटर, और नंबर ऑफ जीरोस के हिसाब से ही आपको डेसिमल पुट करना होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर राइटिंग 28/100। ओके, तो 28/100 में डेसिमल आपको पुट करना है, तो क्या करोगे आप, नंबर ऑफ जीरोस आर 2, इसका मतलब है कि 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा। और डिजिट्स काउंट कहां से करनी है, राइट हैंड साइड से। 1 और 2 पहले से ही तो 2 डिजिट है, तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। अगर यहाँ पे सपोज लिखा होता 34/1000, ओके, तो 34/1000। नंबर ऑफ जीरोस है 3, इसका मतलब है कि ऊपर डिजिट में 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा। तो 4, 3 और 1 है नहीं, तो उसके बदले 0 और फिर उसके बाद यहाँ पे डेसिमल। ओके, so this is the form of decimal numbers. Okay, so we can define the decimal numbers by saying that the fractions which have the denominators which are the multiple of 10, ऐसे fractions जिनका जो denominator है वो 10 का multiple होता है, वैसे fractions ही decimal कहलाते हैं। ठीक है, next thing is decimal places. Decimal places क्या होती है, what are decimal places? Next thing is decimal places. Suppose I am writing 2.98. I am writing 2.98. तो डेसिमल की बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं उनको ही बोलते हैं डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे आपको कितनी प्लेसेस दिख रही हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस। कोई पूछे in 2.98 how many decimal places are there, तो you will say 2 decimal places। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स अवेलेबल है। ठीक है, सपोज आई एम राइटिंग 3.5, तो इसमें क्या होगा, 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस। if I am writing 9.954, then you will be saying 3 decimal places, 3 decimal places। ठीक है, ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं। इफ आई एम राइटिंग 0.2, तो आप क्या बोलोगे, 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस। क्योंकि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 डिजिट। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज रिफर्ड टू बी एज डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स की। ठीक है, what are like decimals and what are unlike decimals? First is like decimals and second is unlike decimals. What are like decimals? We'll be understanding this with the help of some examples. Suppose I am writing 3.45, then I am writing 2.98, then I am writing 5.67. So observe all these decimals and tell me the similarity between all these decimals. जब आप इनको अच्छे से देखोगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें सिमिलैरिटी क्या दिख रही है आपको, तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि इन सभी डेसिमल नंबर्स में 2 decimal places हैं। In all these 3 numbers there are 2 decimal places, है ना। और एग्जांपल बढ़ा लेते हैं, जैसे 104.58,
तो ये भी क्या है, इसमें भी, इस नंबर में भी कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो आप बोल सकते हैं फ्रॉम दिस दैट द नंबर्स विद सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर टर्म्ड टू बी एज like decimals. Okay, in this we can take few examples like 2.09 comma 2.5 comma 9.344. All these have different decimal places. This number has 2 decimal places, 2 decimal places. This number has only 1 decimal place, and this number has 3 decimal places. That means in all the 3 decimals we have different decimal places, hence they are referred to be as unlike decimals. So I hope you have understood what are like decimals and what are unlike decimals. Okay. Now, conversion of unlike decimals into like decimals. अब हम समझेंगे how to convert the unlike decimals into like decimals. For example, we can write 23.5 comma 2.3. ठीक है, we have two numbers, one is 23.5 and the other is 2.35. Now we have to understand how to convert any unlike decimals into like decimals. ठीक है, कैसे करेंगे इसको? This can be written as 23.5. अब हमें इसको अगर 23.5 के इक्वल लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेसिमल को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा. ठीक है, और अगर इस डेसिमल को इधर शिफ्ट करना है दैट मींस हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट मींस वी कैन राइट 2.35 into 10, और अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा. देन यू कैन राइट 23.5 comma 23.5 upon 10. So in these both decimals we can see the decimal has only the numbers have only one decimal place. So this is how you can convert unlike decimals into the like decimals. Okay. Now moving to the next thing, that is writing a decimal into expanded form. Writing the decimal into expanded form. ये इतना important नहीं है, but the next thing which I am going to tell that is more important. That is writing a decimal into expanded form. Writing the decimal into expanded form. ठीक है, आपको सीखना है how to write the decimal into expanded form. Before that, let me write a number which has no decimal place, like 27. 27 का expanded form आपने 6 में सीखा है, कैसे लिखते थे? 2 multiplied by 10 plus 7 multiplied by 1. Why? Because 7 is at 1's place and 2 is at 10's place. ठीक है, अब suppose we are given with the number 27.27. ठीक है, आपको बोला गया एक नंबर दिया गया 27.27 and you are required to write it in expanded form. ठीक है, तो उसके पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद वंस, जैसे इधर जब डेसिमल नहीं होता तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 चलता है ऐसे, और जब डेसिमल आ जाता है तो कैसे चलता है? तो डेसिमल के बाद जो फर्स्ट प्लेस होती है उसको बोलते हैं टेंस प्लेस. क्या बोलते हैं? टेंस प्लेस. ठीक है, डेसिमल के बाद जो सेकंड प्लेस होती है उसको बोलते हैं 100th प्लेस.
100th प्लेस, ठीक है। उसके बाद डेसिमल के बाद जो थर्ड प्लेस होती है उसको बोलते हैं 1000th प्लेस, मतलब कि 1000 लिखेंगे उसके बाद टीएचएस ऐड करते हैं, ठीक है। तो डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस इज कॉल्ड 10th प्लेस, सेकंड प्लेस इज कॉल्ड 100th प्लेस एंड थर्ड प्लेस इज कॉल्ड 1000th प्लेस। और उसको डिनोट कैसे करते हैं? 10th प्लेस को डिनोट करते हैं 1/10 से, 100th प्लेस को डिनोट करते हैं 1/100 से, और 1000th प्लेस को डिनोट करते हैं 1/1000 से, ठीक है। जैसे कि सिमिलरली हम क्या करते थे, 10th प्लेस जो नॉर्मल होती है उसको बोलते थे मल्टीप्लाई 10, है ना, और जो 100th प्लेस होती थी उसको क्या बोलते थे, मल्टीप्लाई बाय 100, जब डेसिमल नहीं होते थे। लेकिन जब डेसिमल आ जाते हैं तो डेसिमल के बाद पहली डिजिट को डिनोट करने के लिए क्या करते हो 1/10, दूसरी को डिनोट करने के लिए 1/100, तीसरी को डिनोट करने के लिए 1/1000। तो अब इसको लिखेंगे 27 को आप क्या लिखोगे 2 × 10, ये तो पहले से ही आपको पता है, प्लस 7 × 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, ये कौन सी प्लेस है, दिस इज 10th प्लेस, और 10th प्लेस को डिनोट करते हैं 1/10 से, यू राइट 1/10 मल्टीप्लाई बाय, दिस इज 100th प्लेस, so this will be 7 मल्टीप्लाई बाय 1/100, मतलब कि डेसिमल से इधर ऐसे चलते हैं और इधर ऐसे चलते हैं। दिस इज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से, एंड दिस इज टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s एंड सो ऑन, ठीक है। सो आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट। एक कन्वर्जन में, ठीक है, तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक मैं बड़ा एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। Suppose I am 526.348. One major thing I would like to tell you, जब भी आपको ये नंबर पढ़ने को बोला जाएगा तो आप ये नहीं बोलोगे कि 326.348, ऐसे नहीं बोलते हैं। डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं उनको इंडिविजुअली वही बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसको बोलेंगे हम लोग 526.348, ये नहीं बोलेंगे 348, है ना, ऐसा नहीं बोलेंगे। डेसिमल के बाद जो नंबर्स आते हैं उनको इंडिविजुअली उसी के नाम से मतलब कि बोलते हैं। ओके, सो लेट्स राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस। एक्सपेंड फॉर्म लिखने के लिए आप क्या करोगे, 5 जो कि 100 प्लेस में, तो यू राइट 5 × 100 प्लस 2 × 10 प्लस दिस विल बी 6 × 1 प्लस, ये कौन सी प्लेस है, 10th प्लेस है, तो यू विल राइट 3 multiplied by 1/10, then plus you write 4 multiplied by 1/100, then plus 8 multiplied by 1/1000, ठीक है। इसको एक और तरीके से आप लिख सकते थे, कैसे, 5 × 100 प्लस 2 × 10 प्लस 6 × 1 प्लस 1/10 को आप क्या लिख सकते हो, 0.1, डेसिमल 1। मैंने बताया ना कि जब यहाँ से 10 हटाओगे तो ऊपर कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो आप कह सकते हो उसको 3 multiplied by 0.1 प्लस 4 multiplied by 0.01 प्लस 8 multiplied by 0.001, ठीक है। So you can write either by this method or by this method. This is the process how to convert the decimal into expanded form, ठीक है। So let's start with our exercise. I'll be starting with few questions so that you can understand how to approach the questions. So let's start with exercise 4A. Exercise 4A. In 4A, question number 1 is saying convert the following decimals into like decimals. They are saying convert the following decimals into like decimals. For example, it is written 8.1, 9.4,
comma 6.05 comma 12. This is question number 1, first part. इसमें कुछ For that you are required to first see the number with maximum decimal places. इस वाले क्वेश्चन में आप इस वाले पार्ट में आपको दिख रहा है कि ये ऐसा पार्ट है जिसमें मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस है. इसमें 2 डेसिमल प्लेस है, इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें भी 1 डेसिमल प्लेस है और इसमें भी कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं है. तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमको सभी को 2 डेसिमल प्लेस पे पहुंचाना होगा. क्या करना होगा? सभी को 2 डेसिमल प्लेस से पहुंचा दें तो सभी क्या हो जाएंगे? लाइक फ्रैक्शन, ये सॉरी लाइक डेसिमल बन जाएंगे. तो इसको आप 8.1 को आप लिख सकते हो 8.10. क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर है, उस नंबर के बाद अगर जीरो आप कितने भी लगाते हो तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है. आप इस पे कंफ्यूज मत होना कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए लिखा हुआ 8.1 तो इसको आप 8.10 या 8.100 या फिर 8.100 कैसे भी लिख सकते हो. लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि 8.1 को आप लिख दो 8.01 या फिर 8.001, ये नहीं लिख सकते है ना. हमेशा क्या कर सकते हैं, कोई भी डेसिमल के बाद नंबर लिखा हो उसके बाद अगर कोई नंबर नहीं है तो कितने भी जीरोस आप उसके आगे बढ़ा सकते हो लेकिन उसके पहले नहीं बढ़ा सकते. ठीक है, इसीलिए आप 8.1 को लिख सकते हो 8.10. जैसे ही आपने 8.10 लिखा तो वो क्या हो गया, इस वाले डेसिमल के लाइक हो गया, बिकॉज यहाँ पे भी अब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 हो गई और यहाँ पे भी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 ही थी. ठीक है, ऐसे 9.4 को आप लिख सकते हो 9.40. ठीक है, जो 6.05 है वो तो एज इट इज 6.05 ही लिखा रहेगा क्योंकि यही वो नंबर है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं. ऐसे 12 को आप क्या लिख सकते हो, 12 के बाद कोई डेसिमल प्लेस नहीं है तो आप 12 को सीधे लिख दो कितना, 12.00. ओके, so this is how you can convert these decimals into like decimals. Okay, so and question number 2 it is saying write the following decimals into expanded form, जो मैंने बता दिया आपको. तो I want you to try question number 1 and question number 2 of exercise 4a by yourself. See you in the next class. Thank you. Good morning students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes, and this is your biology class. Today we will discuss an experiment that show that starch is produced in the presence of sunlight. That means starch is produced means in the process of photosynthesis plant produce glucose, and plant always store food in the form of starch, never store food in the form of glucose. So starch is produced in the presence of sunlight. That means the process of photosynthesis occur in the presence of sunlight. Okay. So how to do the test? First of all, take 2 potted plants. Suppose that this is a plant A and this is a plant B. Now take 2 potted plants and say of same kind, means दोनों ही plant are of same kind, both the plants are of same kind, same species belongs to, and keep the pot A in sunlight, this pot in sunlight, and keep the pot B in dark, means in a dark box or in a dark room so that it cannot expose in a sunlight. For 3 to 4 days. For 3 to 4 days, it is kept in the dark room or dark box so that it cannot be exposed in the sunlight. After that, test the leaves of both the plant. Take the leaf of pot A plant and take the leaf of pot B plant. Now, perform the iodine test in both the leaves. Then, what do you observe? You observe that the leaves of pot A turns blue black,
but the leaf of pot B doesn't turn blue-black. Why? Because it is this plant kept in sunlight. So by the help of sunlight, the photosynthesis take place in this pot A. But this plant kept in dark place, so the photosynthesis doesn't perform in this plant because of the absence of sunlight. And by the iodine test, we proved that the color of the leaf is turned blue-black, so that we can say that starch is present, because starch turns iodine into black and blue color. That means starch is present in pot A leaf, but starch is not present in the pot B leaf. That means because pot A are kept in the sunlight, that's why there is a production of starch. Now keep the pot B in sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on the leaf. Now this potted plant kept in the sunlight for 3 to 4 days, and after keeping this plant in the sunlight, perform the iodine test again only in this plant, on the plant pot B. Okay, so what would you see? The leaf of this pot turns blue and black color. That show that sunlight are required for the production of starch. Means after keeping this plant in the sunlight, there is a photosynthesis occur, and also there is a production of starch. So when you perform an iodine test, the iodine solution turns the starch blue and black color. That show that photosynthesis, in the process of photosynthesis or the production of starch, the sunlight are required. Okay, students. And students, the next topic is the factors affecting photosynthesis. So there are following factors which affect the rate of photosynthesis. Means some factors affect the rate of photosynthesis, means some factors increase the rate of photosynthesis, and some factor maybe decrease the rate of photosynthesis. So there are following factors which affect the rate of photosynthesis. For example, light intensity, availability of carbon dioxide, temperature, availability of water, chlorophyll, inorganic minerals. These are the factors which affect the rate of photosynthesis. So we are discussing now all these factors in a very brief form. Okay, let's start the first factor, that is light intensity. Light intensity actually increase the rate of photosynthesis, but how? Because if more light is available, then there is more photosynthesis occur. So the light intensity increase the rate of photosynthesis. Increase the rate of photosynthesis. Next is availability of carbon dioxide. You know that stomata absorb carbon dioxide from the atmosphere, and in the presence of carbon dioxide, photosynthesis takes place. So carbon dioxide is needed for the process of photosynthesis. So if the sufficient amount of carbon dioxide are available in the atmosphere, so this increase the rate of photosynthesis. It also increase the rate of photosynthesis, because if the sufficient amount of carbon dioxide is present, that increase the rate of photosynthesis. If there is insufficient amount of carbon dioxide is present, is not present, that decrease the rate of photosynthesis. So it's totally depend upon the amount of carbon dioxide which is present in the atmosphere. Next is temperature. So at the certain temperature range, the rate of photosynthesis increase. Means what is the range? This range is 20 degrees centigrade to 35 degrees centigrade. Up to this temperature range, the rate of photosynthesis increase, because in this temperature range there is stomata remains open, and this increase the rate of photosynthesis. So it also increase. Next is availability of water. You know that
plants absorb water through the root from the soil. So root continuously absorb water from the soil. But if there is insufficient amount of water is present in the soil, then what happened? The plants are dry and they wilt, and so finally they die. So if there is availability of water is sufficient in the soil, so there is a continuously absorption of water through the roots from the soil, and this also increase the rate of photosynthesis, because there is continuously flow of water from the root to upward parts or other parts of the plant. So this also increase the rate of, if there is sufficient water is present, that it increase the rate of photosynthesis. If there is insufficient of water quantity is present in the soil, it also decreases the rate of photosynthesis. Next is chlorophyll. Students, a green pigment called chlorophyll which is present in the plant. But where this green pigment present? In a organelle, in a cell organelle called chloroplast. A chloroplast is a cell organelle which is present in the cytoplasm. Inside this chloroplast, there is a green pigment is present called chlorophyll. And presence of chlorophyll is very necessary for the process of photosynthesis. Due to the chlorophyll, the color of the leaf is also green. And this pigment also help in photosynthesis. If there is no chlorophyll, in the absence of chlorophyll, the photosynthesis doesn't take place. Okay, so there is the chlorophyll is necessary for the process of photosynthesis. Next is inorganic minerals. There are several minerals which are required for the photosynthesis, but now we are discussing all these 5 factors, and this last one, the 6 factors inorganic minerals, we will discuss in our next class. That's sufficient for students. For today, we will discuss the next factor in our next class. Thank you, students. Have a nice day. A very good morning, students. In my previous lecture, I have explained you Geography 3rd chapter, Weather and Climate for class 7. So today I will continue the same chapter. Before starting the chapter, I am giving you some revision of my previous lecture. So in my previous lecture, I have explained you how to measure rainfall or precipitation. So student, as you all know, rainfall or precipitation is measured by the instrument called rain gauge. तो रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट से, जिसको हम लोग कहते हैं रेन गॉज. तो रेन गॉज कंसिस्ट अ सिलेंडर व्हिच हैज अ वेसल एट द बॉटम एंड अ फ्यूनल ऑन द टॉप. तो रेनफॉल एक तरह का सिलेंडर होता है जिसमें कि वेसल होता है, बर्तन होता है उसके बॉटम में, जिसमें कि पानी को कलेक्ट किया जाता है, और फ्यूनल होती है, कीप होती है उसके टॉप में जहाँ से पानी जाता है. And now today I will continue the same chapter, and my today's topic are how to measure sunshine. यानी sunshine को हम कैसे measure करेंगे. The amount of sunshine a place receives depend on the seasons and by the position of the earth in its revolution around the sun. तो amount of sunshine की जो मात्रा है, a place receives, एक कोई किसी भी प्लेस में सनशाइन की कितनी मात्रा रिसीव होती है, किस पर डिपेंड करता है? ऑन द सीजन्स पर, कि उस समय कैसा सीजन चल रहा है, एंड बाय द पोजीशन ऑफ द अर्थ, और अर्थ की पोजीशन पर, इन इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन. जब जो पृथ्वी है हमारे सूर्य के चारों जब चक्कर लगाती है, तो उसके पोजीशन, मतलब वो किस पोजीशन में वो चक्कर लगा रही है, किस पोजीशन में वो मूव कर रही है, उस पर और सीजन्स पर डिपेंड करता है कि किसी प्लेस में हमारे सनशाइन की मात्रा किस पर निर्भर करती है, उस प्लेस में कैसा सीजन चल रहा है, और पृथ्वी सूर्य का जो रेवोल्यूशन कर रही है उसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है. तो अमाउंट ऑफ सनशाइन अ प्लेस रिसीव्स डिपेंड्स ऑन द सीजन एंड बाय द पोजीशन ऑफ द अर्थ इन इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन. इन द मेट्रोलॉजिकल स्टेशन में क्या होता है बच्चों? मौसम से संबंधित जानकारियाँ दी जाती हैं. तो वेदर से संबंधित जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो हमारे मेट्रोलॉजिकल स्टेशन में दी जाती हैं. In the meteorological station,
बाय अ सन डायल। तो मेट्रोलॉजिकल स्टेशन में जो हमारे सनशाइन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, हमारे सनशाइन कैसे हम सनशाइन ड्यूरेशन को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, सन डायल से। तो सन डायल क्या होता है बच्चों, सन डायल इज अ ग्लास बॉल, ये एक तरह की ग्लास कांच की बॉल होती है, प्लेस्ड ऑन अ स्टैंड, जो कि स्टैंड पर प्लेस्ड होती है, विद अ स्ट्रिप ऑफ पेपर प्लेस्ड बिहाइंड इट। तो उसके साथ क्या होता है बच्चों, सॉरी, विद अ स्ट्रिप ऑफ पेपर, पेपर की एक पतली सी स्ट्रिप होती है, पट्टी होती है, जो उसके पीछे प्लेस होती है। तो सन डायल इज अ ग्लास बॉल प्लेस्ड ऑन अ स्टैंड विद अ स्ट्रिप ऑफ पेपर प्लेस्ड बिहाइंड इट। द सन डायल का काम क्या होता है, द सन डायल कंसंट्रेट द सन रेज ऑन द पेपर स्ट्रिप। तो सन डायल जो होती है सूरज की किरणों को कंसंट्रेट करती है उस पेपर स्ट्रिप पर, विच बर्न्स, जो कि पेपर स्ट्रिप तब बर्न होती है, तब जलती है जब उस पर सूर्य की किरणें फोकस करती हैं। तो सन डायल कंसंट्रेट्स द सन रेज ऑन द पेपर स्ट्रिप विच बर्न्स when the sun rays are focused on it. The number of burns on the paper show the hours of sunshine. तो जितने पेपर बर्न होते हैं उतने से पता चलता है, क्या पता चलता है कि सनशाइन की hours का पता चलता है, कि मतलब सनशाइन के कितने घंटे हुए हैं, कितने घंटे सूरज की किरणें उस पर पड़ी हैं। तो इज इट क्लियर? तो सनशाइन इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट सन डायल। सन डायल क्या होता है बच्चों, सन डायल इज अ ग्लास placed on a stand with a strip of paper placed behind it. The sun dial concentrate the sun rays on the paper strip, which burns when sun rays are focused on it. The number of burns on the paper shows the hours of sunshine. तो मैप में क्या होता है बच्चों, on map places having equal sunshine duration are joined by isohells. अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, कि विंड स्पीड को, विंड की स्पीड कितनी है और उसका डायरेक्शन क्या है, मतलब विंड की स्पीड क्या है, किस स्पीड से वो चल रही है और उसका गति क्या है, उसको हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं। तो विंड इज एयर इन मोशन, विंड्स आर मेड अप ऑफ गैसेस। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारी हवा है किससे बनी होती है, मेड अप ऑफ गैसेस, डिफरेंट गैसेस दैट वी कैन फील बट नॉट सी, जिसको कि हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। तो when leaves fall, जब पत्तियां गिरती हैं, trees fall, पेड़ हिलते हैं, and dust particles move, और dust particles यानी धूल के कण मूव करते हैं, we realize that wind is blowing. हम realize करते हैं कि wind blow कर रही है, but there is nothing tangible that we can show or measure unless we make use of conventional instruments to measure wind and विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। तो हमको लगता है कि विंड ब्लो करी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसके लिए भी बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं विंड स्पीड को और डायरेक्शन को मेजर करने के लिए। द स्पीड ऑफ विंड इज रिकॉर्डेड इन किलोमीटर्स पर आवर। तो विंड की स्पीड को, हवा की जो गति है उसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, किलोमीटर में पर आवर, प्रति घंटे के हिसाब से। द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड आर एज फॉलोज। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो विंड की स्पीड को और डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं, वो कौन से हैं, द प्रेशर, रोटेशन ऑफ द अर्थ, प्रेशर मतलब दबाव, रोटेशन ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ का रोटेट करना, अर्थ का चक्कर लगाना, एंड थर्ड इज फ्रिक्शन और ऑब्स्टेकल। फ्रिक्शन मतलब होता है टकराव करना और ऑब्स्टेकल मतलब होता है बाधा। तो ये तीन फैक्टर्स हैं दैट ऑब्जर्व द विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। और डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द अर्थ प्रोड्यूसेस, जो डिफरेंशियल हीटिंग है, अर्थ की जो डिफरेंशियल हीटिंग है, डिफरेंट तरीके से जो अर्थ जो हमारी हीट होती है प्रोड्यूसेस क्या प्रोड्यूस करती है, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर को, उच्च दबाव को और कम दबाव को प्रोड्यूस करती है। विंड्स आर ऑलवेज टुवर्ड्स लो प्रेशर फ्रॉम हाई प्रेशर। तो विंड्स हमारी हमेशा क्या करती है बच्चों, ऑलवेज अट्रैक्ट होती है। कैसे अट्रैक्ट होती है, लो प्रेशर फ्रॉम हाई प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो विंड्स ऑलवेज गोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। प्रेशर की तीव्रता पर ये निर्भर करता है। तो विंड कैसे ब्लो करते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ब्लो करते हैं। जैसे विंड्स फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर ब्लो टुवर्ड्स इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। The earth rotates at different speed
at equator and near the mid latitudes. जो अर्थ हमारी होती है पृथ्वी रोटेट करती है, चक्कर काटती है at different speeds पे at equator. Equator मतलब होता है भूमध्य रेखा के मध्य में. Of near the mid latitudes मतलब कि मध्य अक्षांश के निकट भूमध्य रेखा के बीच में अर्थ हमारी रोटेट करती है डिफरेंट स्पीड से. This difference in speed of rotation causes मतलब स्पीड रोटेशन की स्पीड में जो डिफरेंस होता है वो क्या कॉज करता है, कॉरियोलिस फोर्स को कॉज करता है, जिसको हम लोग कहते हैं फेरेल्स लॉ. फेरेल के नाम पर इसका नाम रखा गया, इसको हम लोग कहते हैं कॉरियोलिस फोर्स. तो कॉरियोलिस फोर्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो पवनें होती हैं, हवाएं होती हैं, अपने मूल दिशा से हट कर क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, बढ़ जाती है. तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कॉरियोलिस फोर्स कहते हैं. क्या कहते हैं, कॉरियोलिस फोर्स कहते हैं. इसका नाम है फेरेल्स लॉ. इसको फेरेल्स लॉ भी बोला जाता है. फेरेल के नाम पर इसका नाम रखा गया था फेरेल्स लॉ, व्हिच टेंड्स टू चेंज द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड फ्रॉम इट्स स्ट्रेट डायरेक्शन. जो कि क्या करता है, मोड़ देता है डायरेक्शन को और स्पीड को, विंड के डायरेक्शन को और उसकी स्पीड को उसके स्ट्रेट डायरेक्शन से, मतलब जो स्ट्रेट डायरेक्शन से हटा के उसके डायरेक्शन को क्या कर देता है, मोड़ देता है. एज पर दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग winds in the northern hemisphere are deflected to the right and in the southern hemisphere to the left. तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो northern hemisphere की जो विंड होती है वो राइट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाती है और जो southern hemisphere की विंड होती है वो लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाती है. The wind velocity, the wind का जो पवन का जो वेग है, डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शन एंड बैरियर. वो किस पर डिपेंड करता है, फ्रिक्शन पर. फ्रिक्शन मैंने जैसा कि आपको बताया था दबाव, और ऑब्स्टेकल क्या होता है, बाधा. तो द विंड वेलोसिटी, विंड का जो वेग है, पवन की जो गति है, वेग है, वो किस पर डिपेंड करता है, फ्रिक्शन पर और बैरियर पर इट फेसेस, जो कि दबाव पर और बाधा पर जिसको कि विंड फेस करती है. द विंड ब्लो विद ग्रेट वेलोसिटी इन द डेजर्ट. तो जो विंड ब्लो करती है, जो हवा हमारी ब्लो करती है ग्रेट वेलोसिटी, बहुत ही तीव्र वेग के साथ डेजर्ट में. आपको पता है कि डेजर्ट रीजन में क्या होता है, जो हवाएं चलती है बहुत ही तीव्र गति से चलती हैं. और ओवर द ओशंस वेयर देयर इज नो ऑब्स्टेकल. लेकिन ओशंस में क्या होता है, समुद्र में क्या होता है, उसमें कोई भी बाधा नहीं होती है. तो पवनों का वेग किस पर निर्भर करता है, ऑब्स्टेकल पर और फ्रिक्शन पर जिसको कि पवनें फेस करती है. इज इट क्लियर? डेजर्ट्स में क्या होता है, दे फेस मेनी ऑब्स्टेकल, बट ऑन द अदर हैंड इन ओशंस देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन. इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑब्जर्वेशन ऑफ विंड स्पीड एंड डायरेक्शन. अब हम बात करने जा रहे हैं determining wind direction. The instrument used for determining wind direction is wind vane or weather clock. तो बच्चों wind direction को हम कैसे determine करते हैं, पवनों की दिशा को हम लोग कैसे determine करते हैं, wind vane से या weather clock से. Wind vane, as wind direction is mostly blocked by trees and buildings, a wind vane needs to be erected in an exposed position to get the correct picture. So बच्चों आज मैंने आप लोगों को क्या बताया, आज मैंने आप लोगों को सनशाइन के बारे में बताया कि हाउ टू मेजर सनशाइन. तो सनशाइन इज मेजर्ड बाय द sundial. Sundial is a glass ball placed on a stand with a strip of paper placed behind it. The sundial concentrates the sun rays on the paper, which burns when sun rays focus on it. The number of burns on a paper shows the duration of hours of sunshine. So that's all for today. I will continue this chapter in my next video. Good morning students. This is class 7th E. Subject is computer and chapter number 3 malicious software. In this chapter we discuss different types of viruses, different types of harmful softwares. In previous chapters we discussed different types of some other different types of malicious software. Students, you know malicious software means malicious software word made by two words. First is the malware and second is the software.
That means कि malicious created with 2 words malware software. Okay, and the next and this today's topic is antivirus software. Antivirus means antivirus, this is also a software and it is also a set of programs. All the software is a set of programs. Students, you know very well that all the software is a set of programs. These programs is used to detect and remove viruses from your file. That means कि these virus firstly they detect, that means firstly they search viruses and remove from your files. Firstly they detect from your computers, store all files and folders. That means कि सबसे पहले ये आपके कंप्यूटर में जो फाइल और फोल्डर्स हैं उनमें आपकी सारी फाइल और फोल्डर्स में जो वायरसेस है उनको वो डिटेक्ट करता है, उनको सर्च करता है एंड देन रिमूव. ओके, उसके बाद ये रिमूव करता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन मार्केट. some types of free antivirus software and some types of paid antivirus software. The free antivirus softwares are this Avira free, AVG free, Bitdefender and the Panda Cloud, etc. There are some other different types of, so many types of software. These free types are, there are free antivirus softwares are available on internet. Okay, you can download from internet. Okay, next is the some paid antivirus software. That means when you install your system, these antivirus software you can paid. Okay, first is the Mac A-Free Quick Heal. This is the famous antivirus software. This is a paid antivirus software. Avast, Norton is famous. You know very well what is a Norton. Avast, Norton, Malwarebytes, and the Kaspersky. Okay, these Quick Heal and the Norton is the famous paid antivirus software. And the next topic is firewall. Next topic is the firewall. A firewall is also a software that is used to protect your computer system. It is used to it is protect from hackers. Generally, hacker is break your password. Okay, that is used to protect from hackers, from buyers and different types of worms. These hacker, wires and worms are trying to infect it over the internet. That means कि ये जो आपका hackers हैं और hacker और worms जनरली क्या होते हैं कि ये आपके इंटरनेट के थ्रू आपके कंप्यूटर के प्रोटेक्शन को जो है या मतलब कंप्यूटर को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं या उनमें वायरस करते हैं, इस तरह का कुछ भी. सपोज दैट हैकर्स आपके क्या करते हैं कि आपके सिस्टम में जो पासवर्ड पड़ा है या आपके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो हैकर क्या करता है, या आपके विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आपका सिस्टम में आपके पासवर्ड को ब्रेक करना या आपके जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस होती हैं, डिफरेंट टाइप के वर्म्स जो होते हैं वो स्पेशल आपके ये डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशंस लाइक आपका जो कंप्यूटर का जो पासवर्ड है या आपका बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, इस तरह की जो इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको हैक करने के लिए आपके ये थ्रू इंटरनेट आपके सिस्टम पे आकर आपके सिस्टम को डैमेज करते हैं और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो है वो चुराने की या हैक करने की कोशिश करते हैं. तो फायरवॉल जो होता है वो जनरली आपका इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है. और फायरवॉल जो होता है आपका मेनली जो है वो इंटरनेट के थ्रू जो हैकिंग होती है, ठीक है, या जो वर्म्स है जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो डिस्टर्ब कर रहे हैं या हैक कर रहे हैं, उनसे आपका ये फायरवॉल जो है वो आपका प्रोटेक्ट करता है. दिस इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम हैकर्स, वायर्स
एंड आपके फॉर्म्स, ठीक है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज next topic is how antivirus work. Students, you know very well कि when your system has a virus, how do antivirus work? You click on antivirus software, that means you run the antivirus software, and when run the antivirus software, antivirus scan all the systems file and folders. When software detected viruses, the following steps, first is the quarantining, second is the repairing, and third is the deleting. These steps follow antivirus. Students, you know very well this word quarantining. At present quarantining words जो है वो इस समय बहुत पॉपुलर है, इसके पहले हम लोग ये वर्ड नहीं जानते थे। कोविड-19 ड्यूरिंग इस समय जो हमारा चल रहा है, कोविड-19 का जो बहुत ज़्यादा प्रकोप है हम सब पर, तो उसकी वजह से क्वारंटाइनिंग वर्ड्स को सब लोग जानते हैं। क्वारंटाइनिंग मीन्स होता क्या है? क्वारंटाइनिंग मीन्स द टू प्लेस एन इन्फेक्टेड थिंग इन अ प्लेस ऑफ आइसोलेशन। दैट मीन्स कि अगर किसी कोई भी फाइल आपकी इन्फेक्टेड है, दैट मीन्स कि इट हैज़ वायरस, अगर आपकी फाइल में कोई वायरस है तो आप उस फाइल को, उस इन्फेक्टेड फाइल को आप क्या करेंगे? आइसोलेट कर देंगे। आइसोलेट मीन्स कि आप उसको एक ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पर वो किसी और दूसरे से, दूसरी फाइल के या किसी दूसरे के कांटेक्ट में ना आए। जैसे कि हम लोग इस समय अगर किसी को भी ये वायरस की प्रॉब्लम हो जा रही है, कोविड-19 से अगर कोई इन्फेक्टेड है, तो उसको क्या कर देते हैं? उसको क्वारंटाइन कर देते हैं। क्वारंटाइन मीन्स क्या? वो आइसोलेट मीन्स क्या है कि वो पर्सन जो है या वो पेशेंट जो है जिसको ये वायरस हो गया है, वो किसी और के कांटेक्ट में 15 दिन या 15 डेज और 20 डेज जो है, उसको आइसोलेट का मतलब क्या हुआ? अब वो किसी और के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो सेम एज हियर कि अगर आपका किसी फाइल में वायरस है तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? क्वारंटाइनिंग। क्वारंटाइनिंग मीन्स टू प्लेस एन इन्फेक्टेड थिंग, यानी कि जो आपका वो जो इन्फेक्टेड फाइल है उसको इन अ प्लेस ऑफ आइसोलेशन, यानी कि उसको किसी ऐसी जगह पर आइसोलेट कर देते हैं ताकि वो इट कैन नॉट हार्म अदर, यानी कि उसको अब वो, ताकि वो किसी और को जो है वो में वायरस ना फैलाए, किसी और में उसका इन्फेक्शन ना जाए। ठीक है, तो आपका क्वारंटाइन का मीन्स यहाँ पर यही हो कि वो फाइल को क्या करता है? वो अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है उठा के। एंड सेकेंड इज द रिपेयरिंग प्रोसेस। रिपेयरिंग प्रोसेस में क्या है कि इट टू रिमूव द वायरस कोड एंड रीस्टोर द फाइल टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। यहाँ पे आपका क्वारंटाइनिंग में क्या था? उसने क्या किया? जो ओरिजिनल प्लेस से उठा करके फाइल को उसने दूसरी प्लेस पे, मतलब आपको वो दिखाई भी नहीं पड़ रही, आपको लगा कि वो फाइल हमारी डिलीट हो गई है, पर वो क्या हुआ? वो कुछ समय के लिए वो आइसोलेशन में, उसने एंटीवायरस में एक आइसोलेशन प्लेस होता है, वो वहाँ पर उठा के फाइल को रख देता है। और अगर फिर उसके बाद उसका सेकेंड स्टेप क्या होता है? उसको रिपेयर करने के लिए वो क्या करेगा? फाइल को वो रिमूव करेगा उसमें से कोड को, और उसको वापस रीस्टोर मीन्स क्या होता है कि जिस प्लेस पे फाइल थी, रीस्टोर द फाइल इट्स ओरिजिनल फॉर्म, और फाइल को उसी की जो ओरिजिनल प्लेस होती है वो वहां पर वो उसको ट्रांसफर कर देता है। तो दिस इज द बेटर देन क्वारंटाइनिंग, यानी कि जो रिपेयरिंग प्रोसेस है वो, क्वारंटाइनिंग तो ठीक है पर इसमें आपका कोई भी रिपेयरिंग नहीं हो रही, बस उसको उठा करके आइसोलेट कर दिया। बट रिपेयरिंग में क्या होता है? रिपेयरिंग प्रोसेस जो होता है वो क्वारंटाइनिंग से बेटर इसीलिए है क्योंकि क्वारंटाइनिंग रिपेयरिंग प्रोसेस में जो आपका फाइल में जो वायरस कोड है उसको रिमूव किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, दैट मीन्स उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। रिमूव कर दिया एंड रीस्टोर द फाइल, और आपकी जो फाइल है उसको वापस जो है उसकी ओरिजिनल फॉर्म में या ओरिजिनल प्लेस पर उसको फिर से रीस्टोर कर दिया जाता है। ओके, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज next process is deleting process. When a file is totally damaged or infected by dangerous virus, then the antivirus decided to delete it. Okay,
जब आपके फाइल में बहुत डेंजरस वायरस होते हैं, यानी कि वो फाइल जो है वो आपकी एक तरह से कहना ये चाहिए कि आपकी फाइल जो है वो रिपेयर नहीं हो सकती है, और अगर वो फाइल रहेगी भी तो कभी ना कभी उसमें फिर वो वायरस जो है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेंगे। कुछ ऐसे हिडन वायरसेस होते हैं जो कि ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सब हिडन वायरसेस हैं जिनको कि हम लोग को डिटेक्ट करना और उनको रिमूव करना दोनों चीज़ें टफ होती हैं। तो उस तरह के जो डेंजरस वायरस होते हैं उनके लिए आपको क्या करना है कि व्हेन फाइल इज टोटली डैमेजेस और इन्फेक्टेड, देन एंटीवायरस डिसाइडेड to delete these files. Okay, so this process is called the deleting. So you can clear कि there are 3 steps in antivirus when antivirus scan or detected file. First is the quarantining process, second is the repairing, and third is the deleting process. And second is the repairing process is the more important, and this is better than the quarantining. Okay students, I think this is sufficient for today. Thank you. Have a nice day.